चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा चैप्टर और दैट इज एरर एंड मेजरमेंट। वैसे एरर एंड मेजरमेंट का जो सवाल है वो किसी भी चैप्टर के सवाल से मिक्स करके पूछ सकते हैं और आईआईटी एडवांस के अंदर पूछे भी गए हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के अंदर कितनी एरर है, या फिर बड़ा मान लीजिए कि टेंशन में कितनी एरर है, वगैरह वगैरह अलग अलग सिचुएशंस के अंदर सवाल पूछे गए हैं। तो एरर एंड मेजरमेंट जो है ये अपने आप में एक टॉपिक है भी, और इस टॉपिक के अमलगमेशन से या फिर इस टॉपिक को जोड़कर आईआईटी एडवांस ने भी अच्छे खासे सवाल पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी वाला टॉपिक पढ़ रखा है, बट मैं भी हल्का फुल्का पढ़ा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी बड़ा हमें हल्की फुल्की उसके कुछ यूजेस हैं जो आगे जाके हमारे एरर में काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर या बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाम से आइडिया लग रहा है बेटा कि इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर सिग्निफिकेंट। किसी भी डिजिट के अंदर कितने सारे नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दे आर नोन एज ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो एक सिंपली अगर मैं कहूं, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर कहूं, इट इज number of integers in a reading which are significant। लेकिन ये तो बहुत ही लिटरल सी डेफिनेशन होगी, हमें हल्का सा और इसको सोचना पड़ेगा। हम कोई भी रीडिंग अगर लेते हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। ऑफ कोर्स जिस भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम रीडिंग लेंगे वो इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट हो ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी। मतलब उस मेजरमेंट को लेने के अंदर हमारी एक ना एक लिमिट रहेगी, हम उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आप रीडिंग लिखोगे तो उस टाइम पर कितनी एक्यूरेट रीडिंग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि more the number of significant figures in a reading, more accurate a reading is। आपकी रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट है जितने ज्यादा आपने सिग्निफिकेंट नंबर्स उसके अंदर लिखे। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर का अर्थ यह भी है कि ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी जो रीडिंग है वो कितनी रिलायबल है। जितने डिजिट्स होंगे उनमें जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज लिटिल बिट लेस रिलायबल, और बाकी सारे के सारे जो डिजिट्स हैं आपके वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने रीडिंग ली और उसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो जो पहले 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे दे आर मोर रिलायबल, उनके बारे में आप बिल्कुल एक्यूरेट हो कि ये तो बिल्कुल फिगर्स सही हैं। लास्ट वाले में आपकी कोई ना कोई एरर हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट नंबर अगर n है, सिग्निफिकेंट फिगर अगर n है, तो n-1 डिजिट्स जो है वो आपको एक्यूरेटली पता है, और जो लास्ट स्पॉट है उसमें हल्की फुल्की एरर हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर इज नंबर ऑफ डिजिट्स which we know accurately +1। ये जो +1 में जो लास्ट वाले जो डिजिट है वो हल्की फुल्की एरर रखेगी, वो हल्की फुल्की इनएक्यूरेट होगी। सो जो लास्ट डिजिट जो है इट विल बी नॉट एक्यूरेट, इट विल बी नॉट एक्यूरेट। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। मैं एक बात बड़ा और क्लियर कर दूं कि ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये मोर और लेस रूल्स बेस्ड है।
इसमें कुछ रूल्स होंगे एंड वी हैव टू स्टिक टू द रूल्स। वो अगर हमें रूल्स याद रहेंगे तो हमारे सवाल थोड़े से बेटर तरीके से हो पाएंगे, जल्दी आंसर आ पाएंगे। तो रूल्स हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1 सेज दैट कि 0 को छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी जो 9 डिजिट्स हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी, चाहे ये डेसिमल से पहले आए, डेसिमल के बाद आए, 0 के बीच में आए, 0 के बीच में ना आए, कहीं भी आए, ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बड़ा कोई ना कोई लेंथ है, मैंने लिख दी लेंथ इज 123 मीटर, लेट्स से बना लिख दिया 123 मीटर। इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इसमें से कोई सा भी 0 नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि इस केस में आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी उनकी वैल्यू होगी 3। मान लीजिए कि आपका जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, लेट्स से इट इज गिवन एज 6894 kg, ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो, तो कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारी आपकी सिग्निफिकेंट हैं। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनकी संख्या 4 होंगी। फेयर इनफ। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अब देखो भाई, जितने भी डिजिट्स थे 0 एंड 9 अदर्स, तो 9 अदर्स तो सारे के सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। चिंता किसकी है? 0 की है। तो 0 को लेकर हम बेटा कुछ रूल्स बनाएंगे। 0 को लेकर बेटा हम कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे। सबसे पहले अब जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए है। एक बार बेटा सारे के सारे रूल्स देखना। 0 के लिए रूल ये है कि अगर कोई 0 सैंडविच्ड है, मतलब बेटा ट्रैप्ड है 2 नंबर्स के बीच में, और वो 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, मतलब इनमें से कोई सा है या फिर किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट है, तो वो जो आपका ट्रैप्ड 0 होगा, वो जो आपका सैंडविच्ड 0 होगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो चलिए बेटा मैं रूल नंबर 2 लिख रहा हूं, 0 के लिए है। इट सेज दैट कि इफ ए 0 इज सैंडविच्ड या फिर ट्रैप्ड बिटवीन any 2 significant numbers, then it is significant। जब भी आपका कोई 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है, तो उस केस में ये 0 आपका हमेशा 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 सिग्निफिकेंट रहेगा, हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा 203, तो 2 और 3 तो आपके सिग्निफिकेंट है ही है, क्योंकि लिख रखा ना कि 0 के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं। और ये जो 0 है ये ऑफकोर्स किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। सो ऑब्वियस बात है कि हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी संख्या इस केस में 3 है। ठीक है, मैं अगर कहूं कि लेट्स से 4.03, मैंने ऐसे लिख दिया 4.03, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर डेसिमल आ गया, अरे आने दो, 0 जो है वो अभी भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है। अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स के अगर बीच में है तो ऑफ कोर्स वो भी आपका सिग्निफिकेंट ही होगा। 4 और 3 पहले से सिग्निफिकेंट है, 0 सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है किसके बीच में? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 नंबर है, तीनों के तीनों बेटा आपके सिग्निफिकेंट।
आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, लेट्स से बेटा मुझे लेंथ दे रखी है 6.008 मीटर। सर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हो डेसिमल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से मतलब है कि ये जो दोनों जीरोज हैं ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में ट्रैप्ड है। 6 सिग्निफिकेंट नंबर है बाय रूल 1, 8 सिग्निफिकेंट नंबर है बाय रूल 1, और ऑफ कोर्स ये दोनों जो जीरोज हैं ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में ट्रैप्ड हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं। यू कुड इजीली से कि इट विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। तो 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये तो बात हुई उन जीरोस की जो सैंडविच्ड थे, जो ट्रैप्ड थे किसी दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 जो है वो लीडिंग जीरोस के लिए है। लीडिंग जीरोस का मतलब वो जीरोस जो स्टार्टिंग में है, दीज आर द जीरोस एट स्टार्ट। किसी भी नंबर के स्टार्ट में जो जीरोस है वो, आपको सिर्फ वो सिर्फ याद रखना है कि लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो जीरोस किसी के नंबर के शुरुआत में है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो एक लाइन लिख सकते हो बेटा, नेक्स्ट इज लीडिंग जीरोस या बेटा स्टार्टिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लेट्स बेटा ऐसा लिखा हुआ है 003। बताओ बेटा कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? ये 0 शुरुआत में है, ये 0 शुरुआत में है, ये लीडिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब यार 3 तो ठीक है, डिजिट है, 0 के अलावा वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है बाय रूल नंबर 1। सो यू कुड इजीली से कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी जस्ट 1। लेट्स से मैंने कोई लेंथ लिखी हुई है, लेंथ इज 0.03। लेट्स बेटा मैंने लेंथ लिखी है 0.03, लेंथ लिखी हुई है 0.03 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 0 शुरुआत में ही है, लीडिंग है, ये 0 शुरुआत में ही है, लीडिंग है। शुरुआत में मतलब नंबर जो है उसके शुरुआत में 0 0 आ रखे हैं, जो शुरुआत वाले 0 हैं वो हमेशा आपके इनसिग्निफिकेंट ही रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट बचा आपका 3। So of course number of significant figures is only 1 and in this case the significant is only the 3। इसके अलावा कोई significant नहीं है। जैसे मान लीजिए मास लिखा हुआ है 0.005 kg, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे जो तीनों जीरोस हैं, भले ही डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों शुरुआत में ही है। और अगर तीनों शुरुआत में तो ये अपने लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, बट 5 इज सिग्निफिकेंट। सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ओनली 1, ओनली 5। जो 5 था सिर्फ और सिर्फ वही सिग्निफिकेंट था, बाकी सारे सिग्निफिकेंट नहीं थे। लेट्स से मैंने बेटा मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन लिख दिया 0.025 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? यू विल से कि सर ये दोनों जो 0 हैं ये तो लीडिंग वाले हैं, शुरुआत वाले हैं, और अगर शुरुआत वाले हैं तो ये तो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते। सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो उनकी संख्या बेटा कितनी है? 2 है। तो आप कह सकते हो कि 2 है। तो मेरे ख्याल से अभी तक सारे के सारे रूल्स याद हो गए। सारे सारे रूल्स कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे कहीं भी हो। चिंता होती है 0 की। अगर 0 ट्रैप्ड है, बीच में फंसा हुआ है, किन के बीच में फंसा हुआ है? किसी भी दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में फंसा हुआ है, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है,
अगर जीरो बिल्कुल शुरुआत में है तो शुरुआत वाले जितने जीरो होंगे, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो रूल्स आर सो मतलब क्लियर, कितने क्लियर से रूल्स है ना, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है ट्रेलिंग जीरोस के लिए। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो जीरो सबसे लास्ट में है, दैट इज जीरोस एट लास्ट, सबसे आखिर में जो जीरोस हैं उनके लिए। इनके लिए बड़ा दो रूल है, दो अलग अलग केस आएंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला जो केस है मैं बता रहा हूं विदाउट डेसिमल, कि कोई डेसिमल नहीं है नंबर में, तो क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल वाले केस के अंदर जितने भी आपके ट्रेलिंग जीरोज होंगे, जो आखिर में जीरोज होंगे, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, दे विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, तो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट। मैं एक बार लिख देता हूं इस बात को, इफ ए नंबर have no decimals, then zeros at last, यह बड़ा जिनको हमने ट्रेलिंग जीरोस कहा है, then zeros at last are considered, ऐसे लिखते हैं, आर कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये किन की बात चल रही है, उनकी बात चल रही है इसमें डेसिमल्स नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए बेटा एक नंबर लिखा हुआ है 3020, 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है ये तो सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जीरो लास्ट में है, जो लास्ट में जीरो है और डेसिमल है नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस केस में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगी। वो भी कौन से, ये वाला और ये वाला। रूल्स तो सिर्फ जीरो के लिए, बाकी रूल है ही नहीं, बाकी तो एकदम चिल बैठे हैं यार, हम तो सिग्निफिकेंट होंगे। सिर्फ जीरो के बारे में तो सोचना है, जीरो अगर ट्रैप्ड है तो पक्का सिग्निफिकेंट, जीरो बिल्कुल शुरुआत में आ गए तो इनसिग्निफिकेंट, जीरो अगर आखिर में आ गया और डेसिमल नहीं है तो भी इनसिग्निफिकेंट। अभी तो ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो बेटा किसी ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है, बेटा मान लीजिए किसी ने किसी ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है 1000 kg। अब ये जो 1 है ये तो सिग्निफिकेंट ही है बेटा, 1 तो सिग्निफिकेंट ही है, लेकिन ये तीनों जीरो ये तो ट्रेलिंग जीरोस है। सर ट्रेलिंग जीरोस पॉइंट तो है ही नहीं, और अगर पॉइंट नहीं है तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो हम ऐसे केस में कहेंगे कि सिग्निफिकेंट संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 है, वो पहले वाला 1, बस दैट्स इट। मान लीजिए कोई लेंथ दे रखी है मुझे कि लेंथ इज लेट्स से गिवन एज 200 मीटर, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। ये जीरो और ये जीरो तो ट्रेलिंग जीरो है, आखिर में लिखे हुए हैं। अब भाई आखिर में लिखे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है, पॉइंट तो है नहीं, डेसिमल तो है नहीं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन ये आपका 2 जो है ये सिग्निफिकेंट है। तो ऑफ कोर्स ऐसे केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 आई। कौन सा वाला 1? ये जो 2 है ना, सिर्फ यही आपका सिग्निफिकेंट है और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू है 1200 न्यूटन। अब 1200 न्यूटन है, इस बात का अर्थ यह कि ये जो 1 और 2 लिखे हुए हैं ये तो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जो जीरोस हैं तो ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ऑब्वियस बात है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही नहीं। अगर हाँ डेसिमल होता तो अलग बात थी, अभी डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल का रूल तो बाद में लिखेंगे। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 और 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, आप कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो आप बड़े आराम से इस बात को याद कर सकते हो कि ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा रूल था। आगे चलते हैं, ये बड़ा रूल नंबर 4 हुआ। रूल नंबर 5 पे आते हैं। आपका जो रूल नंबर 5 है
वो भी ट्रेलिंग जीरोस के लिए है, लेकिन इस बार डेसिमल वाला केस, इस बार डेसिमल है। तो इसमें आप याद कर सकते हो कि जो भी आपके डेसिमल वाला केस आ गया तो उस केस में आपके सारे के सारे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे डेसिमल आएगा तो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सैंडविच तो पहले से सिग्निफिकेंट था, इनिशियल तो पहले से, मतलब जो आपके जो बिल्कुल शुरुआत वाले जो जीरोस थे, इनिशियल जीरोस थे, वो तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट थे। ट्रेलिंग जीरोस आपके जितने हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर कहीं पर डेसिमल आ गया है तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इफ सम रीडिंग हैव decimal and trailing zeros, then all these trailing zeros will become सिग्निफिकेंट। अब बड़ा सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ट्रिलिंग वाले सारे के सारे। बाकी सैंडविच वाले और जो इनिशियल वाले ना उनके लिए तो हम पहले से जो रूल बना के चल रहे हैं ना वही चलेंगे। ठीक, बात किसकी हो रही है? ट्रिलिंग की। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए बड़ा मुझे लेंथ दे रखी है 2000 मीटर, एक दूसरी बड़ा मुझे लेंथ दे रखी है 2000.0 मीटर। अब सुनना इस बात को, ये 2 तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, ये सारे ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ ये वाला हुआ। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सिर्फ आई 1। इसको देखो, दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, वो डेसिमल जो है वो इसको मोर एक्यूरेट बना रहा है। अब हम कहेंगे भाई ये तो दूसरा केस आ गया, डेसिमल वाला केस आ गया। डेसिमल वाला केस आ गया तो हम कहेंगे देखो भाई 2 तो पहले से सिग्निफिकेंट था और ये सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, चाहे वो डेसिमल के इधर हो चाहे डेसिमल के उधर, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर डेसिमल आ गया तो अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर तो ये भी हमारा पहले से ही सिग्निफिकेंट था ही। तो कुल मिलाकर इस बार हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है आपके 5 आ गई है। यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यू 5 है, यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 है। इसका यह अर्थ है कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मान लीजिए बेटा कोई मास लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का 4200 kg, ठीक है, या फिर मास लिखा हुआ है 4200.00 kg। अंतर है दोनों में, दोनों सेम नहीं है, अंतर है। दैट वैल्यू इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। इसके अंदर कोई मुझसे पूछे कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या क्या है, तो मैं कहूंगा कि देखो ये ट्रेलिंग जीरोज है। अब ट्रेलिंग जीरोज आते ही मैं पूरी बात को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा कि डेसिमल है या नहीं है। वी नो इट वेरी वेल कि इस केस में डेसिमल नहीं है। अरे डेसिमल नहीं है तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन 4 और 2 तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप कहोगे सर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 2, है कि नहीं। इसकी अगर बात करें तो आप कहोगे देखो भाई 4 और 2 तो सिग्निफिकेंट है और डेसिमल आ गया। डेसिमल आते ही सारे के सारे जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, कौन से? ट्रेलिंग जीरोस, सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर 2 तो ये रहे, 1 2 3 4, 2 और 4 6, कुल मिलाकर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी संख्या 6 है। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये वाली जो वैल्यू है ना जो बाद में लिखी है, ये वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट है। अरे भाई यहां पर सिग्निफिकेंट 2 है, यहां पर सिग्निफिकेंट 6, दिस इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस, इजंट इट। जैसे मैं चलो एक तुम जिद कर रहे हो तो एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए बेटा कोई मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी लेट्स से एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 20.000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखते ही अब आपको आइडिया लग गया कि यार दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। नाउ दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। द ओनली रीजन इज कि उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है। यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 2 तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, रूल नंबर 1 सबसे आसान ही वही था। ये 0 है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग जैसे ही 0 आएगा हम दो पार्ट्स में सोचेंगे। पहला पार्ट क्या है कि डेसिमल है या नहीं है। डेसिमल नहीं है तो ये ऑफ कोर्स 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर सिग्निफिकेंट है, दैट्स इट। इस केस में अगेन ये 2 है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा होगा, और 4 0 और है। ये 4 0 क्या इनिशियल है क्या? नहीं। ट्रैप्ड है क्या? नहीं। ट्रेलिंग है क्या? पीछे वाले हैं क्या? हाँ ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग है तो कौन सा केस है? डेसिमल है या नॉन डेसिमल है? आप तो नॉन, ये तो डेसिमल वाला है। डेसिमल वाला है तो सारे के सारे जो ट्रेलिंग जीरोस है वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 4 तो सिग्निफिकेंट ये हो गए, 2 बेटा पहले सिग्निफिकेंट है। कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट नंबर्स की जो संख्या है वो आ गई है 5, बिकॉज दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात समझ में आई गई होगी। ये बात हुई नंबर्स की। 2-3 रूल और हैं, जनरल से रूल हैं, बड़ा मेरे ख्याल से नंबर 6 होगा। जब भी किसी नंबर को हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उनसे कोई सिग्निफिकेंट नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पावर्स doesn't change significant figure। जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है 2 × 10⁻³ तो जो 10⁻³ लिखा हुआ है ना, इसको इग्नोर कर दिया करो, इसको इग्नोर कर दिया करो, सिर्फ इसको देखा करो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है? है, ऑफ कोर्स। तो इस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, दैट्स इट। मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है 1.2 × 10⁻⁻5। ये जो 10⁻⁻5 है इसको इग्नोर कर दो, पावर्स को इग्नोर कर दिया करो। 1.2, अरे यार 1 भी सिग्निफिकेंट नंबर, 2 भी सिग्निफिकेंट नंबर, तो कुल मिलाकर मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या आ गई है 2। जैसे मान लीजिए बेटा मुझे लिखा हुआ है 20 × 10⁻⁴। चिंता मत करो बेटा, सब कर लेंगे। सबसे पहले इस 10⁻⁴ को तो इग्नोर कर दो। 2 और 0, 2 तो सिग्निफिकेंट नंबर होता ही होता है। 0 है ट्रेलिंग, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल है तो आप कहोगे सर ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट्स इट। जोर ही नहीं लगाना बिल्कुल। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 20.00 × 10⁻⁶। अब इसको भूल जाओ तुम, 10⁻⁶ को भूल जाओ, इसे इग्नोर कर दो, सिर्फ इसे देखो। 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 0 0 आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं। ट्रेलिंग जीरोस कौन से वाले केस के हैं? डेसिमल वाले केस के या बिना डेसिमल वाले केस के? आपको सर ऑफ कोर्स डेसिमल वाले केस के। अगर डेसिमल वाले केस के हैं तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3, 2 भी सिग्निफिकेंट था, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं 4। तो जब भी पावर वगैरह दे रखी हो 10⁻⁻ समथिंग में कन्वर्ट कर रखा हो तो उसको इग्नोर कर दिया करो। जो आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यूज दे रखी है सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सिग्निफिकेंट नंबर काउंट किया करो। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट दैट इज कि यार है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है ना उनकी सिग्निफिकेंट फिगर होती है इनफाइनाइट, एग्जैक्ट फिगर्स। Exact numbers have infinite significant figures। जैसे मान लो कि क्लास में कितने बच्चे हैं। अब यार क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 होंगे, 30 होंगे, 31 होंगे, 32 होंगे। ऐसा नहीं होगा 31.57 बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। बच्चे तो ठीक है फिक्स ही होंगे कुछ ना कुछ। तो मान लो कोई कह दे कि सर क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने कह दिया कि यार चलो क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 27। तो 27 तो एग्जैक्ट ही है, ऐसा नहीं कि 27.1 बच्चे हैं, 27.2 बच्चे हैं, 27 तो एग्जैक्ट है।
और अगर 27 अगर एग्जैक्ट है तो आप इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0 0। इट इज एक्यूरेट अप टू इनफाइनाइट डेसिमल्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि देखो भाई ये दोनों डेसिमल है ही है, ठीक है, और डेसिमल लग गया यहां पर डेसिमल लग गया। डेसिमल लगते सारे के सारे जीरो जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी संख्या बड़ा क्या हो गई है, इनफाइनाइट। हालांकि मुझे इक्वल टू इनफाइनाइट लिखना पसंद नहीं है, लेकिन बड़ा लिख दिया। वैसे टेंडिंग टुवर्ड इनफिनिट लिखना चाहिए, लेकिन चलो लिख दिया। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं, 27 है। उसमें क्या बताओगे, यही बताओगे कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनफाइनाइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। एक बात और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि यूनिट्स जब चेंज करो तो इस तरह से चेंज करो कि सिग्निफिकेंट नंबर आपके चेंज ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए बेटा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मास इज 5.0 kgs, ठीक, और मुझे कहा गया कि इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करो। तो वी नो इट वेरी वेल कि 5 kgs ऑफ कोर्स 5000 ग्राम्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। वैसे मैथमेटिकली देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, बट सारे के सारे बराबर नहीं है। मतलब एग्जैक्टली अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के अगर सेंस में कहें तो सारे के सारे इसके बराबर नहीं है। सुनना इस बात को, 5000 kg वी नो इट वेरी वेल, इट इज 5000 ग्राम्स, बट एक्यूरेसी का अंतर हो सकता है। तो अगर हमें चारों में से अगर चूज करना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि यार किस किस सिग्निफिकेंट नंबर्स वही हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का जो वैल्यू दे रखी है उसमें है। जैसे क्वेश्चन में 5 जो है वो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल वाले केस का ट्रेलिंग 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, तो दोनों नंबर सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में हमारे सिग्निफिकेंट नंबर है 2। अब इस 5000 ग्राम को देखो, मैथमेटिकली ठीक है, मैं लग रहा है कि एक जैसी बात है, एक जैसी बात है नहीं बेटा। 5 तो सिग्निफिकेंट है, ये 3 0 है, बिना डेसिमल वाले ट्रेलिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ, 5। तो ऐसे केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सिर्फ हो गई 1। इट मीन्स दैट कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, सो वी कैन नॉट से कि दे आर इक्वल। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे फिजिक्स में। 5 × 10⁻³ आप बोला सर इसको तो इग्नोर कर दो, आपने सिखा रखा है 5 एक ही नंबर है तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 1। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 है, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है। अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन 5.0 × 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है, मैथमेटिकली लगी रहेगी बराबर है। 10⁻³ को इग्नोर कर दो। 5.0 5 सिग्निफिकेंट, डेसिमल वाला ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट, दोनों नंबर सिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी आ गई हैं, 2 आ गई हैं। ये दोनों मैथमेटिकली भी बराबर हैं और उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी सेम है। इट मींस दैट कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लो बेटा, इसको तो इग्नोर कर दो। 0.5 ये 0 तो आपका ऑफकोर्स इनिशियल 0 हो गया, लीडिंग 0 हो गया। लीडिंग 0 तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 5 ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट होता है, तो एक ही नंबर आया ना सिग्निफिकेंट, तो ये मेरे पास आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। हाँ एक बात और बेटा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तीनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी सेम है और जो वैल्यू कन्वर्जन से आती है वो भी सेम है। तो जब भी आप इस तरह से यूनिट चेंज करो तो कोशिश करो कि बेटा आप लोग अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर ढंग से लिख सकते हो तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज ना हो। जैसे चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। फिगर्स की एलजेब्रा भी देखते हैं। एलजेब्रा मींस ऑफ कोर्स देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखते हैं। काम आ सकता है हमारे कहीं नहीं बेटा, है ना। नेक्स्ट इज एलजेब्रा ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए आप एक थंब रूल मान सकते हो कि किसी भी डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो है, उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी जिन नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उनसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है। इन दोनों को तुम चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, दिस सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ए एंड बी। सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए, सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन बी। इट मीन्स दैट कि सी जो होगा वो ए और बी से ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि सी जो है वो ए और बी में से जो कम एक्यूरेट है उतना ही एक्यूरेट होगा। ए और बी में से जो कम एक्यूरेट है उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा। मैं इस बात को एक बार ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, सुनना बेटा। ए और बी दो नंबर्स को भले आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये जो रिजल्ट है इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए और बी। और अगर सिंपल शब्दों में तो कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि ए और बी में जो लेसर एक्यूरेट है उसके बराबर आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट विल बी एज एक्यूरेट एज lesser accurate among A and B। A and B में से जो कम एक्यूरेट होगा उसके बराबर बेटा आपका C एक्यूरेट होगा। ये हमारी एक बाउंड्री, मतलब इससे हम सारी थ्योरी बना लेंगे, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। मेन पॉइंट आपका ये है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, उनका आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो कोई ना कोई रिजल्ट आता है, तो वो जो भी रिजल्ट है उसके अंदर जो डेसिमल नंबर्स होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगी, वो आपकी जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उनमें जो लीस्ट डेसिमल नंबर्स हैं उनके बराबर होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। अगर मान लीजिए आपके पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू डी आ गया, ठीक है। तो it will have decimal numbers equal to number of decimals decimal numbers which are least among A, B and C। सुनना, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, लेट से मेरे पास कोई लेंथ है L1 दैट इज 1.32 मीटर, और मेरे पास कोई दूसरी लेंथ है, लेट से बेटा दैट इज 2.4 मीटर, और मुझे कहा गया कि मुझे L1 प्लस L2 चाहिए। तो कर देते हैं ऐड। यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 7, यहां पर मेरे पास आ गया 3। अब सुनना बेटा, इसमें जो डेसिमल नंबर्स हैं वो दो हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर तक एक्यूरेट है। ये डेसिमल में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर तक ही एक्यूरेट है। इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है। दोनों में से ये वाली जो वैल्यू है ये कम एक्यूरेट है। तो जो आपका आंसर है वो दो डेसिमल तक तो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, वो इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी उसके बराबर तक ही एक्यूरेट हो सकता है।
तो इसका भी आप आंसर क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आंसर लिखो। सो सर मैं इसको 3.72 को क्या लिखूं, 3.8 लिखूं या 3.7 लिखूं, ये सिखा रखा आपको। आप इसको राउंड ऑफ कर दो एंड यू नो इट वेरी वेल कि इट इज 3.7। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही ये एक्यूरेट है, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू ऐसी थी जो एक डिजिट तक एक्यूरेट थी और एक थी जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट थी। कौन सा लेंगे, तो छोटा वाला होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास 2 मासेस है, m1 दे रखा है 2.120 kg और दूसरा मुझे दे रखा है 3.23 kg। अब देखो, और मुझे पूछा गया है कि बताओ m1 प्लस m2 क्या होगा। जो रूल बेटा एडिशन में है वही रूल आपके सब्ट्रैक्शन में, वो अलग से नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटा ऐड। दिस विल बी 0, दिस विल बी 5, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5। लेकिन ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये 3 तक, ये 2 तक। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनको ऐड करके ये आया है उनमें से एक वैल्यू तो सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, तो ये तो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 2। ये डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेट, तो ये भी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक ही एक्यूरेट होगा। सो 3.50 को क्या लिखें, सोड़ा 5.350 क्या लिखें, तो आप इसको लेता हूं 5.35। दैट्स इट। ऑफ कोर्स वो दोनों केजी, तो बड़ा ये भी तो आपका केजी। तो समझ गए इस बात को, आसान से काम था। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। लेट्स से मेरे पास कोई लेंथ है दैट इज 5.675 मीटर, दूसरी लेंथ है दैट इज लेट्स से 3.43 मीटर, और मुझसे पूछा गया है कि बताओ L1 माइनस L2 क्या हुआ। बेटा जो रूल एडिशन किया वही रूल सब्ट्रैक्शन किया। पहले माइनस कर लो, माइनस किया 5 में से 0 गया, बेटा 5 बचा, 7 में से 3 किया, बेटा 4 बचा, ये 2 बचा, ठीक है। लेकिन आंसर इस तरह से छोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं छोड़ सकते, ये जो L1 है ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये L2 जो है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, तो रिजल्ट जो है वो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिनको ऐड करने के बाद आया है उनमें से एक वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट थी, तो वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट होगी। तो इसको बड़ा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखें। तो आप कहोगे सर इसको क्या लिखूं, ये मैंने आपको बड़ा राउंडिंग ऑफ में सिखा रखा है, इसको 2.24 लिखूं या फिर इसको मैं 2.25 लिखूं, मैंने आपको सिखा रखा बेटा ये चीज। मुझे इसको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक करना है, तो 2.245 है, और ये तुम जानते हो ये 2.24 और 2.25 के एग्जैक्टली बीचों बीच है, तो आप रूल जानते हो। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है इस फिगर तक। ये इवन है या ऑड है, ये इवन है, ये इवन है तो वही रहेगी, अगर ये ऑड होती तो अगली आ जाती, तो इसको हटा दो, तो मेरा आंसर आ गया 2.2। ऑफ कोर्स वो दोनों मीटर हैं, तो ये भी मीटर। राउंडिंग ऑफ हम पहले से सीख चुके हैं, वो अलग बात है। मैंने आपको राउंडिंग ऑफ बेटा कहाँ तक सिखाई थी, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। वही रूल बेटा 2 के लिए, वही रूल 3 के लिए, कितने हो एक ही बात है। तो आई होप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बड़े आराम से इस तरह से देख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं एक छोटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना सा रूल है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स वही होने चाहिए जो सिग्निफिकेंट नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जो लेसर वन है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है A, एक नंबर है B, मैंने उनको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो लेट्स रिजल्ट आया C। तो नंबर ऑफ significant numbers
शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ significant figures A and B है। ए और बी के पास अगर अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए तो कौन सा वाला चूज करना है, जो लेस वाला है वो चूज करना है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.4 इंटू 1.4, इट इज ऑफ कोर्स बेटा 1.96। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 2 ही होने चाहिए। सही, यहाँ पर तो 3 है तो राउंड ऑफ कर दो। ये तो राउंड ऑफ बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या लिखूं इसको मैं, 1.96 किसके नज़दीक है, तो आप बोलोगे सर ये नज़दीक है 2.0 के। 2 मत लिखना, 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा, 2.0 लिखना, 2.0 लिखना। इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, ये ट्रेलिंग 0 है लेकिन डेसिमल के साथ वाला है, इसलिए ये तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.50 इंटू 1.50। 1.5 इंटू 1.5 2.25, इट कैन रिटन एज 2.25। आगे 0 0 लगाना चाहो, आपकी मर्जी है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। भाई तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है, डेसिमल के बाद वाला 0 है तो सिग्निफिकेंट हो गई। तो इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। तो क्या करें, इन दोनों का डालो, इन दोनों का डालो, और आप बड़े आराम से ले सकते हो 2.25। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास वैल्यू है 1.5 इंटू 1.50, करना जरा मल्टीप्लाई, तो बोला सर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट टर्न्स आउट टू बी 2.250। कैसे लिखे, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है सिर्फ 2, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 3, तो आंसर में क्या होना चाहिए, आंसर में इन दोनों में से जो लेसर सिग्निफिकेंट नंबर है उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमारे आंसर में तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। बेटा 4 है तो उसको 2 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करो। 2 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 2.25 लिख दूं क्या, तो वो ना सर इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर तो 3 आ गए। अब क्या करूं, राउंड ऑफ करो। 2.25 को क्या लिखूं, इसको मैं 2.2 लिखूं या इसे मैं 2.3 लिखूं। आप बोलो सर 2.25 एग्जैक्टली बीचों बीच है इन दोनों के, लेकिन जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है, मुझे तो इस डिजिट तक करना है। ये इवन है, इवन है तो इवन का इवन ही रहेगा। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी रॉन्ग। सिंपल। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही आसान सा पॉइंट थोड़ा। जैसे मैं ऐसे बड़ा कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं, लेट्स से 1.123 मल्टीप्लाइड बाय 2.678, क्या लिखोगे, करना बेटा मल्टीप्लाई, मैं भी कर लेता हूं। 1.123 इंटू 2.678 कितना, ये मेरे पास आया है 3.007394। लेकिन दिस आंसर कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन दीज वैल्यूज। सो सर क्या करें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, दोनों बराबर ही हैं, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा कितने होनी चाहिए, 4। तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, यहीं तक रखो। तो मैं इसको बड़े आराम से लिखता हूँ 3.00, राउंड ऑफ करना है बेटा 7394 को राउंड ऑफ करोगे तो 7 ही आ जाएगा, 8 तो नहीं आएगा ना, 8 तो दूर पड़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक वैल्यू और दे दूँ, लेट्स से 1.12 इंटू 5.023, करना बेटा मल्टीप्लाई करना, मैं भी कर लेता हूँ। 1.12 इंटू 5.023, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 5.678।
62576। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए करना है। तो आप बोलो सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 4। ये बीच वाला जीरो तो आपको ट्रैप्ड जीरो ना, ट्रैप्ड जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है। तो ये हमारे जो आंसर है ना, इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लेस एक्यूरेट। इन दोनों में से लेस एक्यूरेट कौन सा है? ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक एक्यूरेट है। तो उसको क्या लिखूं? तो उसको आप कहोगे सर इसको आप लिख दो 3 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है। तो मैं इसको लिख देता हूं 5.62। अब सुनना, ये 576 लिखा हुआ है, मैं इसको 5.62 लिखूं या 5.63 लिखूं? तो आप बोलोगे सीधी सी बात है कि यहां पर 5 आ गया, 5 तो बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन अगर 76 भी आ गया तो किसके नजदीक हो गया? नेक्स्ट वाले के नजदीक हो गया। तो हमारा 5.63 आंसर आ गया। इन दोनों में से इसके ज़्यादा नजदीक है। हाँ, अगर ये 76 ना होता ना, ये 76 आता ही नहीं, तो फिर हम किससे जज करते हैं? वो ऑड इवन से जज करते हैं। लेकिन 5 के आगे वैल्यूज आ गई तो ऑब्वियस बात है कि ये 63 के ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और पूछ रहा हूँ आपसे। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है लेट्स से 10.01 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो बेटा लेट्स से 2.3 मीटर। तो मुझसे पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा। ऑफ कोर्स बेटा इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ, मल्टीप्लाई करना बेटा 10.01 इंटू 2.3। तो मेरे पास एरिया आ गया ऑफ कोर्स 23.023 मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। भाई 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, बाकी दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं तो वैसे सिग्निफिकेंट हो गए। ये 2 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं 2। तो मुझे आंसर छोड़ना है, कहां तक छोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये आंसर छोड़ना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो जाएंगे और बेटा दैट आंसर विल बी राउंड ऑफ करोगे तो 23 आएगा। द आंसर विल बी ऑफ कोर्स 23 मीटर का स्क्वायर। जो रूल्स आपके मल्टीप्लिकेशन में है बेटा वही रूल्स आपके डिवीजन में भी हैं उसमें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स देख रहे थे और हम ये देख रहे थे कि किसी भी मेजरमेंट को लिखते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितने डेसिमल्स तक हम उसकी रीडिंग लिखें और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसी एक्यूरेसी को लेके हम एक लेक्चर और देखते हैं जिसमें हम एरर डिस्कस करते हैं कि आखिर एरर क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ मेजर की, लेट्स से लेंथ मेजर की, टाइम मेजर किया, एरिया मेजर किया, वॉल्यूम मेजर किया, कुछ भी, फोर्स मेजर किया, एक्सेलरेशन मेजर किया, कोई भी चीज़ आपने किसी भी तरीके से मेजर की। ऑफ कोर्स जो मेजरमेंट होंगे वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से होंगे। मेजर करते वक्त आपसे भी कुछ गलती हो सकती है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कोई मिस्टेक हो सकती है। हमसे गलती ऑफ कोर्स बेटा, लेंथ मेजर करनी है तो हो सकता है कि हमने ढंग से अलाइन नहीं किया उस चीज़ को, हमने शायद टिल्टेड तरीके से ले लिया उस स्केल को, हमने शायद जहाँ पर 0 लिखना चाहिए था वहाँ पर ढंग से सटा के नहीं लिखा होगा, शायद सटा के नहीं रखा होगा, शायद हमसे ये गलती होगी। तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जो मेजरमेंट करने वाला है, उससे भी एरर हो सकती है और जो आपका सिस्टम है जो मेजर कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है, जो स्केल है उससे भी गलती हो सकती है। स्केल से गलती कैसे हो सकती है? जैसे मैं हमारे नॉर्मल स्केल्स की अगर बात करूं तो आप जानते हो कि बेटा उसके अंदर हम 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। उस 1 मिलीमीटर को हम लीस्ट काउंट कहेंगे, जैसे हम आगे देखकर डिस्कस भी करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई एक लीस्ट काउंट होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे छोटी वैल्यूज वो कभी ढंग से मेजर नहीं कर सकता। सो हर इंस्ट्रूमेंट की खुद की एरर भी होगी और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा वो भी कुछ ना कुछ एरर कर सकता है। तो कुछ ना कुछ एरर हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त हो ही जाएंगे। उन एरर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी बात, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअली जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, लेंथ कर रहे हो मेजर, टाइम कर रहे हो मेजर, बड़ा मान लीजिए लेट्स से
मास मेजर कर रहे हो, एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो, फोर्स मेजर कर रहे हो, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, उसकी जो रीडिंग है, दैट रीडिंग इज अवर मेजर्ड वैल्यू। सो बेटा सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू इज रीडिंग गिवन बाय मेजरिंग डिवाइस। मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जैसे मान लो कि बेटा मास मेजर करना है, तो हम जानते हैं कि मास मेजर करने के लिए वेइंग मशीन अपने आप में एक मेजरिंग डिवाइस है, स्प्रिंग बैलेंस अपने आप में मेजरिंग डिवाइस है। उस वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कोई ना कोई एरर हो सकती है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। मेजरिंग वैल्यू बड़ा रीडिंग्स और किस केस में आ सकती है, जैसे मान लीजिए लेंथ मेजर कर रहे हैं। लेंथ मेजर करने के लिए हम जो मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, स्केल तो है ही है। हम आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर भी होगा, और भी चीजें हो सकती है। अगर हम टाइम मेजर करने की बात करें तो हो सकता है कि हमारे पास कोई स्टॉप वॉच। ये वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस, स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच हमें कोई ना कोई रीडिंग देगा। दोज रीडिंग्स आर नोन एज मेजर्ड वैल्यू। ऑफ कोर्स उन रीडिंग के अंदर कोई ना कोई एरर हो सकती है, इसलिए हम उन रीडिंग की रिपीटेटिवनेस करेंगे, उन रीडिंग्स को हम बार बार लेंगे। तो जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू ली है, ये हम एक बार नहीं लेंगे, इनको हम रिपीट करेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के पीछे कारण ये होगा कि हम उस मेजर्ड वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हमसे जो गलती हुई है, जो इंसान से जो गलती हुई है, वो एवरेज आउट हो जाए। ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एरर तो रहेगी, लेकिन जो कोई हमसे इंसान से गलती हुई है मेजर करते वक्त, वो एवरेज आउट हो जाए। कभी ज़्यादा आ जाए, कभी कम आ जाए, और किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए। तो हम बार बार मेजर्ड वैल्यू जो है उसको बार बार रिपीट करेंगे, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और मेजर्ड वैल्यू बार बार लेंगे। और बार बार लेने के बाद हम बार बार इसलिए करते हैं कि हम एवरेज आउट कर सकें। किसको? ह्यूमन एरर को। हम जो एरर कर रहे हैं वो किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए, वो किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए। सो मेजर्ड वैल्यू इज ऑफ कोर्स द रीडिंग प्रोवाइडेड बाय द आवर मेजरिंग डिवाइसेस। लेट्स से बट हमने वो एक्सपेरिमेंट 5 बार किया, तो पहली बार रीडिंग आई x1, अगली बार आई x2, अगली बार आई x3, अगली बार आई x4, अगली बार आई x5। लेट्स से नेक्स्ट इज ट्रू वैल्यू। अगली हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो, उसकी कोई एक्चुअल रीडिंग भी तो होगी। कोई लेंथ मेजर कर रहा है तो कोई एक्चुअल लेंथ भी तो होगी। आपने मेजर किया, आपने जो मेजरमेंट्स किए उनमें तो कोई ना कोई एरर रही है, लेकिन उसकी कोई ना कोई तो एक्चुअल लेंथ होगी। वो जो एक्चुअल लेंथ होगी उसको हम ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू कहेंगे। लेकिन हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, जितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, उसमें कोई ना कोई एरर तो रहेगी रहेगी। जितना एक्यूरेट तुम्हें इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, यूज कर लो, उसमें कोई ना कोई एरर तो रहेगी रहेगी। तो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू निकालना हमारे बस की बात नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की एरर तो रहेगी रहेगी। मान लो कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि एरर 2% हो, इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा तो हो सकता है कि एरर सिर्फ 0.2% हो, लेकिन एरर कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी। सो जो एक्चुअल वैल्यू, अगर मैं सही कहूं तो हमारे एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सर डिफाइन क्यों कर रहे हो? यहां पर हम ट्रू वैल्यू को हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ट्रू वैल्यू को डिफाइन करते हैं जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज। जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज। इट इज एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज होगा बच्चे। क्या होगा? मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज होगा। चलेगा? जैसे 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 हाँ, जैसे इस केस में अगर कहूं तो ट्रू वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी तो पहली वाली मेजर्ड वैल्यू, दूसरी वाली मेजर्ड वैल्यू, तीसरी वाली मेजर्ड वैल्यू, चौथी वाली मेजर्ड वैल्यू,
पांचवी वाली मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई 5। दिस इज अवर ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, इससे हम एक्चुअल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स किया, रिपीटेटिव किया, और आपने किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया। पहली बार रीडिंग x1 आई, अगली बार x2 आई, अगली बार x3 आई, ऐसे करते करते लास्ट बार रीडिंग आपकी xn आई। तो ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सर ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो आई विल से कि ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज एंड इट विल बी सिंपली क्या बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn डिवाइड बाई कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया बेटा, n बार किया, तो डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n। ये आंसर अपना आंसर मतलब क्या, मतलब ट्रू वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू जो है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपके मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज। सो इट इज एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। सो सर व्हाट इज द एरर? एरर में सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। अच्छा एक मिनट, एरर तो बात की बात, एब्सोल्यूट एरर तो बात की बात है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एरर क्या है। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे आपके जो एक्सपेरिमेंट के अप्लायंसेस है वो भी बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर आपसे और कुछ ना कुछ एरर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की होगी। और जो भी आप क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो उसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। हाँ ये जरूर है कि अगर आप ज्यादा अच्छी कोशिश करोगे तो एरर कम होगी, खराब कोशिश करोगे तो एरर ज्यादा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ एरर तो रहेगी। तो हम कह सकते हैं as much cautious an experimentalist is, and as much accurate the experimental setup is. Readings will not, बड़ा ये नॉट है, हॉट नहीं है, will not be accurate they will have some error। हाँ ये जरूर है कि अगर हम खूब कॉशियस रहे, अगर हम बहुत ही मन से एक्सपेरिमेंट करें और हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी एक्यूरेट हो तो एरर की वैल्यू कम आएगी, अदरवाइज ज्यादा आएगी। तो एरर बड़ा कुछ ना कुछ तो रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, जैसे मैंने कहा कि लेट से बेटा हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, वैल्यूज आई, मेजर्ड वैल्यू आई x1, x2, x3, x4 अप टू xn, ये तो मेजर्ड वैल्यूज आई, ये सारे के सारी आपकी मेजर्ड वैल्यूज। इन सब का हमने एवरेज लिया और एवरेज लेके हम लोगों ने ट्रू वैल्यू निकाली। लेट्स से ट्रू वैल्यू हमारे पास x आई। This is our true value. Now, absolute error is defined as, पहली वाली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इसे हम बोलते हैं, मतलब लिखने के लिए डेल्टा x1 कह सकते हैं, एंड इट इज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट इज ऑलवेज, याद रखना बेटा इस बात को, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसी तरह से दूसरी रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है अगर ये निकालना हो
तो ट्रू वैल्यू माइनस दूसरी रीडिंग। तीसरी वाली रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो निकालनी हो तो ट्रू वैल्यू माइनस तीसरी रीडिंग। nth रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो निकालनी हो तो ऑफ कोर्स हमारी ट्रू वैल्यू माइनस आपकी जो nth है। अब ऑब्वियस बात है कि वो जो x है ना वो तो एवरेज है, अगर वो एवरेज है तो वो ऑब्वियस बात है इन कुछ वैल्यूज से बड़ा होगा, कुछ वैल्यू से छोटा होगा। मतलब जो x है ये x1, x2, x3, x4, xn से कईयों से बड़ा होगा, कईयों से छोटा होगा। तो इसका अर्थ तो ये भी हो गया कि ये जो सारी की सारी आपके जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती हैं। सो ऑफ कोर्स दीज एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो बता सकती है, जीरो बता सकती है। फेयर इनफ, ये है हमारी एब्सोल्यूट एरर इन दीज ऑल दीज वैल्यूज। हमारे काम की जो है बड़ा वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, वो है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर सेज दैट डेल्टा एक्स बार लिख दिया करो बेटा इसको, या डेल्टा एक्स ऐसे एवरेज का साइन भी लगा सकते हो। मीन का तुम्हें अर्थ तो पता लग गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऊपर सारे एरर लिख लो और कितने एरर लिख रहे हो आप बोलो सर एन एरर लिख रहा हूं, उसको एन से डिवाइड कर दो। बस एरर लिखते वक्त ध्यान रखना कि हमेशा प्लस में लिखना है, बस प्लस में लिखना है, माइनस माइनस नहीं लगाना। तो मैं क्या करूंगा कि मॉड ऑफ पहली एब्सोल्यूट एरर प्लस मॉड ऑफ दूसरी एब्सोल्यूट एरर प्लस 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 मॉड ऑफ nth एब्सोल्यूट एरर। ऐसे सारी के सारे जो एरर हैं उन सबको इस तरह से तुम लिख दिया कर। आई होप बेटा ये बात तो समझ आ गई होगी। सारी एरर बस मोड में लगा दिया करो। अच्छा जैसे मोड में लिख दिया ना, अब इसका मतलब होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन किसको किस में से माइनस कर रहे हो। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करनी है, ये वाली बात ध्यान कब रखनी है? जब एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो वैसे ही बेटा वहां पर तो मोड ले लिया है तो उसमें तो फर्क पड़ता नहीं है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त ध्यान रखना, अदरवाइज बेटा वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे मोड ले लिया करो एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। आई होप इट्स ओके। हम सवाल ही कर लेंगे, चिंता मत करो। इसी के आगे नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को हम डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू अरे बेटा वही है हम जो शुरुआत में निकाली थी बेटा, वही ट्रू वैल्यू, सारे के सारे मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज। दिस इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल एरर। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर परसेंटेज एरर क्या होगा, बेटा परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100। दिस इज परसेंटेज एरर। सारा काम का है, सारा काम का है। ये जो मैंने बात बोली है इस बात पर IIT JEE एडवांस के अंदर एक सवाल आ रखा है, हम वैसा सवाल कर भी लेंगे, वैल्यूज डिफरेंट रख लेंगे लेकिन बिल्कुल वैसा सवाल कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर IIT JEE एडवांस का सवाल है, रिसेंट ईयर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट ले लूंगा। चलिए जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट का बेटा रीडिंग्स बता रहा हूं। इन लेंथ इज मेजर्ड एंड the readings are बेटा रीडिंग्स ऐसे ऐसे हैं 9.1 मीटर, बेटा 9.1 सेंटीमीटर लिख लेना, 9.2 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर। एक ही ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने 5 बार मेजर की,
एक बार 9.1 आती है, एक बार 9 ऐसा नहीं कि बड़ा वो एक्सपेंड हो रही है, गलती हो रही है हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है, इसलिए तो हम जानबूझ के उस एक्सपेरिमेंट को 5 बार कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो एरर है वो थोड़ी सी एवरेज आउट हो जाए, इसलिए तो बार बार करना पड़ा। हमारे जरूर किसी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। ये 5 बार रीडिंग्स आई है, ये बड़ा 5 बार रीडिंग्स आई है। सवाल है फाइंड true value, find mean absolute error, find fractional error, और लास्ट में फाइंड परसेंटेज एरर। बिल्कुल करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमारी ट्रू वैल्यू निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जुगाड़ बेटा वही कि ट्रू वैल्यू निकाल लो। ट्रू वैल्यू इज सिंपली एवरेज ऑफ ऑल दीज 5 वैल्यूज, दैट इज 9.1 प्लस 9.2 प्लस 9.3 प्लस 9.4 प्लस 9.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितनी रीडिंग्स है? 5 रीडिंग्स। बड़ा कितना आ गया? 46.5 अपॉन 5। एवरेज आ गया 9.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, अच्छी बात है बेटा। मुझे पहला वाला सवाल तो हो गया, ट्रू वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ट्रू वैल्यू इज x इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर, इसे हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब मुझसे पूछेगा फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे भाई मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले तो मुझे एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी पड़ेगी। पहली वाली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इट कैन बी पॉजिटिव। दूसरी वाली जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? उसमें एब्सोल्यूट एरर होगी क्या होगी बेटा? 9.2 माइनस 9.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तीसरी जो वैल्यू है उसमें क्या होगी? अरे ये भी 9.3 है और ट्रू वैल्यू भी 9.3 है। 9.3 माइनस 9.3 इज ऑफ कोर्स 0। फोर्थ में क्या है बेटा? फोर्थ के अंदर आएगी 9.4 माइनस 9. अरे मैंने सॉरी उल्टा कर दिया। क्या करना मेरे को? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लास्ट वन, लास्ट वाले बेटा आपके एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो आप बोलोगे दैट इज 9.3 ट्रू वैल्यू माइनस 9.5 मेजर्ड वैल्यू, दैट इज माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वो जो 5 रीडिंग्स है उनकी एब्सोल्यूट एरर्स है। मुझे निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है पहली वाली एब्सोल्यूट एरर का मोड, वो तो 0.2 ही आएगा। दूसरी वाली का मोड 0.1, तीसरी वाली का 0, चौथी वाली नेगेटिव, उसका मोड क्या आएगा? पॉजिटिव। लास्ट वाली का बेटा 0.2 को प्लस में लिखना, डिवाइडेड बाई कितनी रीडिंग्स हैं? 5। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा देखना कितना आ गया? दैट इज 0.2 प्लस 0.1, 0.2 प्लस 0.1 इज 0.3, 0.3 और 0.3 कितना हो गया? 0.6, 0.6 अपॉन 5, दैट इज 0.12, दैट इज 0.12। ठीक है बेटा, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर तो मुझे पता लग गई, अच्छी बात है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वैल्यू क्या लिखोगे आप, मतलब आपको मतलब उस एक्सपेरिमेंट में अगर मान लो वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे? वैल्यू में लिखूंगा
कि हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है कितनी, हमारी रीडिंग आई है बड़ा बोलना 9.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस एरर कितनी है, एरर है हमारी 0.12 सेंटीमीटर, 0.12 सेंटीमीटर। ये हमारी बड़ा रीडिंग आ गई है, ये हमारे बच्चे रीडिंग आ गई, ये बड़ा हमारी रीडिंग आ गई। चलिए बेटा यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें एक चीज सिखाई थी, आपने हमें ये चीज सिखाई थी, खास तौर से आप लोगों ने सिग्निफिकेंट नंबर में एक बात बताई थी कि अगर ये वाली वैल्यू डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.1 डेसिमल तक ही अगर मान लीजिए कि वो एक्यूरेट है, तो ये वाली वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक ही एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहां तक, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक, डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ अगले डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख पाऊंगा बेटा कितना, 9.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 को कैसे राउंड ऑफ करूं, 0.1 लिखूं या 0.2 लिखूं, आप बोलो सर ऑफकोर्स 0.1 लिखो, 0.1 सेंटीमीटर ऑफकोर्स इसके नजदीक है। तो हम ऑब्वियस बात है कि बेटा जो रीडिंग लिखेंगे उसमें हमने सारी रीडिंग्स देख रखी है कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट तक ही वो सारी वैल्यूज है, तो एरर भी जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिजिट तक आनी चाहिए। ये बात बेटा मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। तो हम जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं उसको हम चाहें तो बेटा 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं नियरली। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इज ऑफ कोर्स कितनी एरर है, 0.1 सेंटीमीटर है, कितने में है, 9.3 में, तो 1/93। सर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, कैसे निकालते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1i, एक्चुअल रीडिंग कितनी है 9.3 मल्टीप्लाई विथ 100, हमारे पास आंसर आ गया 100/9.3%। आई होप इट्स ओके। ये हमारी बड़ा वैल्यूज है। तो आखिर में एक बार आपको बड़ा जो हमने सिग्निफिकेंट नंबर में पढ़ा था उसका यूज करना पड़ सकता है। ये तो अच्छी बात बेटा ये 0.12 था, है कि नहीं, अगर ये 0.15 होता ना तब आपको वो वाला फंडा लगाना पड़ता है कि देखो इस 5 से पहले 1 है, 1 है तो क्या है, ऑड है, ऑड होगा तो 0.2 लिख देंगे, है ना, याद है ना, और अगर इवन होता तो पहले वाला लिख देते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है सब कुछ। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। मैक्सिमम एरर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल के अंदर मैं एडिशन लेता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको उन्होंने मेजर किया और उसकी वैल्यू आई है y प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये जो y है ये ऑफ कोर्स बेटा ट्रू वैल्यू है, और ये जो डेल्टा वाई है ये बड़ा ऑफ कोर्स उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो एरर है। इसी तरह से मैंने एक दूसरी टर्म और मेजर की z, और उसके अंदर मैक्सिमम एरर मेरे पास एक तरह से आई है डेल्टा z। ये जो z है ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, और जो डेल्टा z है ये आपकी एरर है। मुझे एक नया एक्सप्रेशन बनाना है x, एंड x इज गिवन एज सिंपली y प्लस z। y और z को ऐड करोगे तो आपका x आ जाएगा। अब ऑफ कोर्स y में अगर एरर होगी, z में अगर एरर होगी, तो ऑफ कोर्स x में कोई ना कोई एरर तो होगी। सो x जो होगा उसमें कोई ना कोई एरर होगी, इस कारण से हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, एंड इट विल बी y प्लस z प्लस एरर, और एरर जो होगी बेटा दैट विल बी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मैं सिर्फ एरर जो होगी इट विल बी सिंपली डेल्टा y प्लस डेल्टा z। जो दोनों एरर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो आपकी एरर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो x में जो एरर होगी उसको आप कह सकते हो कि इट इज सिंपली एरर इन y प्लस एरर इन z, प्लस एरर इन z।
जैसे चलिए मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए बेटा कि मुझे है ना एक लेंथ दे रखी है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मुझे एक दूसरी लेंथ दे रखी है, दैट इज लेट्स से 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा गया है कि L1 प्लस L2 क्या होगा। सिंपल सवाल पूछा गया कि L1 प्लस L2 क्या होगा। तो L1 प्लस L2 क्या होगा, तो 5 और 7 को आप ऑफकोर्स ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, प्लस ऑफकोर्स कोई ना कोई बेटा एरर भी आएगी। एरर निकालने के लिए आप सिंपली एक काम कर दिया करो कि ये दोनों जो एरर्स हैं इनको एब्सोल्युटली ऐड कर दिया करो। 0.1 प्लस 0.2 दैट कम्स आउट विद 0.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर माइनस 0.3 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। मतलब 11.7 सेंटीमीटर से लेकर 12.3 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, अब अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता ही होती तो एरर किस बात की, है ना। हाँ, ये जरूर है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 11.3 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू वो 12.3 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऐड क्यों किया, इसके बीच में कारण बताता हूं, सुनना। जैसे मान लो कि हमने पहले वाली लेंथ मेजर की और पहली वाली लेंथ मेजर की, अब उसमें लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसमें एरर भी आ सकती है। अधिकतम एरर कितनी आ सकती है, 0.1। तो आपने लेंथ मेजर कर ली 5.1, ठीक है, सेंटीमीटर। L2 को जब मेजर किया तब उसमें भी एरर आ गई और उसमें भी बाई चांस एरर मैक्सिमम आई, जितनी गलती हो सकती थी उतनी गलती आई, और एरर आने के बाद आपने जो लेंथ मेजर की वो आई 7.2 सेंटीमीटर। L1 को मेजर करने के अंदर भी आपने एरर ज्यादा की और हायर साइड में की, और L2 को मेजर करने में भी आपने एरर ज्यादा की और हायर साइड में की। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके L1 प्लस L2 की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी, 5 प्लस 7.2 बड़ा ऐड करोगे कितना आएगा, 12.3 आएगी। इसी तरीके से इस L1 को मेजर करते वक्त एरर तो 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, तो हो सकता है कि आपने मेजर करते वक्त इसकी वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर मेजर कर ली हो, लोअर साइड में 0.1 की गलती हो गई हो। उसी तरह से L2 को मेजर करते वक्त अगेन आपसे 0.2 सेंटीमीटर की एरर हो गई हो, लेकिन हायर में नहीं, लोअर में, उसी टाइम पर, और L2 को मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 6.8 सेंटीमीटर। बाई चांस L1 को मेजर करने में भी आपसे एरर जो हुई वो लोअर साइड में हुई, और L2 को मेजर करने में भी आपसे जो एरर हुई लोअर साइड में हुई, और बाई चांस दोनों में ही हाईएस्ट जो एरर सही वो आपने मेजर कर ली। तो इस केस में अगर L1 प्लस L2 निकलेगा तो कितना निकलेगा, 4.9 प्लस 6.8 बेटा कितना आएगा, 11.7। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा तो यही आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, मैं कह रहा हूं कि ये आएगा और ये आएगा रीडिंग, तो ऑफकोर्स L1 प्लस L2 ये आएगा, ये रीडिंग आएगी और ये रीडिंग आएगी तो ये आएगी, इनके अलावा कोई और रीडिंग आई तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में आएगी। तो ऐसे केस में हम एरर नहीं बता रहे हैं, हम ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एरर बता रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो हायर साइड में, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो हायर साइड में, तो आपकी हायर साइड में एरर आएगी और वैल्यू आपकी 12.3 सेंटीमीटर आएगी। इसमें एरर आए लोअर साइड में हाईएस्ट, इसमें एरर आए लोअर साइड में हाईएस्ट, तो आपकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी L1 प्लस L2 की। तो आप सीधा इस बात को याद रख सकते हो कि जब भी आपको दो एक्सप्रेशंस को अगर ऐड करना हो तो आप सीधा ऐड कर सकते हो उनकी एरर्स को भी, जस्ट ऐड द एरर्स एंड नथिंग एल्स। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जस्ट add the errors to get maximum possible errors। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूं, सुनना बेटा। आपके पास दो रेजिस्टेंस है, मेरे पास है R1, ये है R2। रेजिस्टेंस R1 है 10 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम। R2 जो है मेरे पास ये है 15 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम।
और मुझसे पूछा गया है कि सिस्टम का आर इक्विवेलेंट बताओ। अब आर इक्विवेलेंट विल बी ऑफ कोर्स R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों को सीधा ऐड कर दो तो ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ गई 25 ओम। लेकिन अगर R1 को मेजर करने में अगर एरर है, R2 को मेजर करने में एरर है, तो ऑफ कोर्स R1 प्लस R2 को मेजर करने में कोई ना कोई एरर तो रही होगी। सिर्फ कितनी एरर होगी बेटा, बताया ना, एरर नहीं बता सकता मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर बता सकता हूं। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या करूंगा कि इसकी एरर और इसकी एरर को सीधा ऐड कर लो, तो 0.3 और 0.2 बेटा कितना आ जाएगा 0.5। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 25 प्लस माइनस 0.5 टाइम्स ओम। इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 24.5 ओम से लेकर 25.5 ओम तक वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। I don't know the exact value, but the resistance, the equivalent resistance can have any value from 24.5 ohm to 25.5 ohm. It can be 24.5 itself. It's 24.5, it can be 24.6, it can be 24.7, it can be 25, I don't know, but वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सुनना बेटा, मेरे पास दो कैपेसिटर हैं ऐसे पैरेलल। ये वाला कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 0.4 माइक्रोफैरेड। ये दूसरा कैपेसिटर है, इट इज 30 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरेड। और मुझसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो। अब यार ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। पैरेलल में कैपेसिटर्स में फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस, C1 प्लस C2। सीधा लिख सकते हो C1 प्लस C2, सीधा ऐड कर सकते हो। ऐड किया तो 20 और 30 बड़ा कितना आ गया 50 माइक्रोफैरेड। अगर आपने कैपेसिटर को, इस कैपेसिटेंस को इस तरह से ऐड कर लिया है तो आप बड़ा एरर भी इस तरह से ऐड कर सकते हो, 0.4 और 0.2 बड़ा 0.6 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 49.4 माइक्रोफैरेड से लेकर 50.6 माइक्रोफैरेड तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पता नहीं कितनी एरर है, एग्जैक्ट कितनी एरर है। क्योंकि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 19.6 से लेकर 20.4 तक कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। इसकी जो वैल्यू है बड़ा वो 29.8 से लेकर 30.2 तक कुछ भी हो सकती है। तो इन दोनों जो समेशन है उसकी बड़ा वैल्यू 49.4 से लेकर 50.6 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप इस तरह से सीधे एरर ऐड कर सकते हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई बेटा हमारे, अगर कोई दो एक्सप्रेशन अगर एडेड हैं तो उनके लिए, कोई एक्सप्रेशंस अगर एडेड हैं तो उनके लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, यही करना होगा, ऐड ही करना होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, सुनना, मैं इस बात को फील करा सकता हूं, सुनना। मान लीजिए बेटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मुझे दिया गया है 50 kg प्लस माइनस 2 kg, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास मुझे दिया गया है 60 kg प्लस माइनस 3 kg। मतलब M1 का मैं एग्जैक्ट मास नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यार 50 किलो प्लस माइनस 2 किलो है। मतलब M1 जो है उसकी वैल्यू बेटा 48 kg से लेके 52 kg के बीच में कुछ है। अब एग्जैक्ट नहीं पता, अगर एग्जैक्ट पता होती तो बेटा एरर पड़ी क्यों रहती। इसी तरह से M2 जो है वो एग्जैक्ट 60 नहीं है, 60 kg तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट 60 kg मास हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन इसका मास जो है बेटा वो 57 kg से लेके 63 kg तक कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो कितना होगा। मुझसे पूछा गया है कि बताओ M2 माइनस M1 क्या होगा, M2 माइनस M1 क्या होगा। हमसे पूछा गया बेटा M2 माइनस M1 क्या होगा। M2 माइनस M1 ये तो हो गया बेटा 10 kg, ये तो सीधा माइनस कर लिया। सर एरर के लिए क्या करूं, एरर के लिए क्या करूं। अब सुनना बेटा, एरर जो होगी वो 3 माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 ऐसे मत लिख देना,
क्योंकि अगर तू प्लस माइनस 1 लिख रहा है, इसका मतलब m2 माइनस m1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 kg से लेकर 11 kg तक ही वेरी करेगी। और आप देख सकते हो बेटा, आपका जो m2 माइनस m1 है वो 9 kg से 11 kg के बीच में वेरी नहीं कर रहा, बल्कि वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है। मान लो आपसे मेजर करने में गलती कुछ ऐसी हुई कि m2 तो 63 आ गया, ज्यादा से ज्यादा आ गया, और m1 48 आ गया, m1 48 आ गया। तो 63 माइनस 48, ये जो डिफरेंस है बेटा, ये कितना आ रहा है? 15। m2 माइनस m1 इस केस में आप तो बता रहे हो 9 से 11 kg, और मैं कह रहा हूं कि बेटा मान लो m2 मेजर करते हुए आपने ज्यादा वाला मेजर कर लिया और m1 मेजर करते हुए कम वाला कैरी कर लिया, कम वाला मेजर कर लिया, तो डिफरेंस तो और बढ़ गया, 15 kg आ जाएगा। डिफरेंस तो 15 kg आ सकता है, और आप तो कह रहे हो सर डिफरेंस होगा 9 से 11 के बीच में होगा। तो ऐसा नहीं है। m2 माइनस m1 अगर निकालना हो तो क्या करना बेटा, इनको तो ऐसे माइनस कर लेना, प्लस माइनस एरर। एरर में यू डोंट हैव टू माइनस देम, यू हैव टू ऐड देम, यू हैव टू ऐड देम। 3 + 2 बड़ा कितना आ गया? 5 kg। बड़ा क्या आ गया? 5 kg। अब देखो m2 माइनस m1 कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? m2 माइनस m1 वेरी कर सकता है 5 kg से लेकर 15 kg तक। m2 माइनस m1 क्या 15 kg हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है बेटा? तब हो सकता है जब आपने m2 गलती से मेजर कर लिया हो ज्यादा वाला और m1 आपने मेजर कर लिया हो कम वाला। भाई गलती तो आपसे हो रही है, तो गलती ऐसे भी हो सकती है कि m2 आप ज्यादा मेजर कर लो और m1 कम मेजर कर लो, तो डिफरेंस तो बढ़कर आपका 15 हो जाएगा। तो जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर माइनस करोगे तो एरर्स जो होंगी वो माइनस नहीं होंगी, एरर्स तो तब भी ऐड होंगी। क्योंकि एरर को क्या पता कि जो एरर है वो भी कम आए, नहीं, एरर ज्यादा भी हो सकती है। भाई एरर आपने कहा कि सर m2 जो है ना वो तो 60 लूं, m1 50 लूं, माइनस कर दूंगा 10 आ जाएगा, सही बात है। लेकिन एरर जो है वो तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जब माइनस करोगे तो वैल्यू तो बड़ा कुछ भी आ सकती है। मुझे तो मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर वाले केस में क्या करूंगा कि m2 को तो बड़ा वाला लूंगा और m1 को छोटा वाला लूंगा। तो ऐसा करोगे तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा ये 3 + 2 आएगा, ना कि 3 - 2 आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा जब भी आप सब्ट्रैक्शन करो तो इस बात में ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी एरर्स विल बी added to provide maximum possible error। मान लो बेटा x है, x प्लस माइनस डेल्टा x, y है बेटा y प्लस माइनस डेल्टा y, और मुझे z चाहिए बेटा, z जो है वो दिस माइनस दिस है। तो मैं कहूंगा दैट विल बी x माइनस वाई, बेटा वैसा का वैसा कर दो, प्लस माइनस एरर। बेटा z नहीं, z के साथ कुछ ना कुछ एरर भी होगी, मैंने उसको डेल्टा z लिख दिया है। एरर जो होगी बेटा दैट विल बी डेल्टा y। ओ बेटा मैं अपने पहले z यूज कर रखे थे ना, वही यूज कर रहा हूं। एक मिनट रुका, एक मिनट रुका मैं फिर से वैल्यूज लेता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा y प्लस माइनस डेल्टा वाई, z प्लस माइनस डेल्टा z। मुझे कोई x निकालना है, दिस माइनस दिस। ऑफ कोर्स इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो x में भी एरर होगी। x के साथ जो एरर होगी मैंने उसको x प्लस माइनस डेल्टा x लिख दिया है। मुझे दिस माइनस दिस करना है, तो आपका y माइनस z तो वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन एरर्स आपकी ऐड होंगी, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा z, यहां पर आपका प्लस माइनस। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एरर इन x विल बी एरर इन y प्लस एरर इन z। एरर्स विल बी एडेड, फिजिकल क्वांटिटीज विल बी सब्ट्रैक्टेड बट द एरर्स विल बी एडेड। बेटा एरर्स को तो हम इस तरह से ऐड करेंगे। सिंपल सा रूल है बेटा, इसमें कोई बहुत हाई फाई बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं इसमें। सुनना बेटा, जो हम मल्टीप्लिकेशन में सीख रहे हैं बेटा, ये वाली चीज हमारे आगे जाए काम आएगी। सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है a,
उसमें बेटा कोई ना कोई एरर है डेल्टा ए। कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है बी, उसमें बेटा कोई ना कोई एरर है लेट से डेल्टा बी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है सी, उसमें कोई एरर है प्लस माइनस डेल्टा सी। मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। ए मल्टीप्लाई विथ बी मल्टीप्लाई विथ सी। ऑफ कोर्स ए में कोई एरर है, बी में कोई एरर है, सी में कोई एरर है, तो एक्स में भी कोई ना कोई एरर तो होगी। वो मुझे एक्स में एरर निकालनी है। ए में एरर है, छोटी सी एरर है डेल्टा ए, बी में छोटी सी एरर है डेल्टा बी, और सी में छोटी सी एरर है डेल्टा सी। तो मुझे एक्स के अंदर भी एक छोटी सी एरर निकालनी है डेल्टा एक्स। अब ये एग्जैक्ट एरर नहीं है डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है दिस इज बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल एरर। दिस इज योर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जो भी एरर होगी वो इस डेल्टा एक्स से छोटी होगी, जो भी एरर होगी वो इस डेल्टा एक्स से छोटी होगी। अब एग्जैक्ट तो बेटा कैसे बता दूं एरर, एग्जैक्ट ही पता लग गई तो फिर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई ना, फिर तो एरर हुई नहीं ना। सर कैसे निकालेंगे, सुनना आराम सुनना। इस पूरे एक्सप्रेशन का लॉग ले लो। सर लॉग लेना बड़ा डर लग रहा है, मैं ले रहा हूं ना यार, मैं ले रहा हूं। आपके पास तो फाइनली अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, आप एक बार मेरी बात मान के लॉग लो। लॉग लिया तो मेरे पास आ गया ln x, बड़ा हल्का फुल्की लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती होगी, ln a प्लस ln b प्लस ln c। पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल, सॉरी ln x का डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ln a का डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन ए इंटू डी ए। ln b का आएगा 1 अपॉन बी इंटू डी बी। ln c का डिफरेंस आएगा 1 अपॉन सी इंटू डी सी। अब सुनना, ये जो डी ए है ये एक तरह से हमारे ए का छोटा वाला एरर ही है। आप चाहो तो डी ए को रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा ए से, और डेल्टा ए से रिप्लेस करते ही सारा का सारा मामला ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा एक्स रख दिया है मैंने डी एक्स की जगह, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स is equals to delta a upon a plus delta b upon b plus delta c upon c। सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है वो सब पॉजिटिव होने चाहिए, ऑल पॉजिटिव। तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मोड लगा देता हूं। सिर्फ क्यों पॉजिटिव, क्यों बड़ा मैक्सिमम एरर ले रहे हैं, मैक्सिमम के लिए सारे के सारे पॉजिटिव होने जरूरी है। ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। ध्यान से देखो तो ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए। एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ए, इट इज फ्रैक्शनल एरर इन ए। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल एरर इन बी। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल एरर इन सी। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो आप एक फॉर्मूला बोल सकते हो, हालांकि बहुत ही शानदार फॉर्मूला तो नहीं है, बट फिर भी कह सकते हो कि फ्रैक्शनल error in x is equals to fractional error in a plus fractional error in b plus फ्रैक्शनल एरर इन सी। कितना बढ़िया। बच्चे बोलो सर तीनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई 100 से मल्टीप्लाई करते कोई जादू हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चेक करो। हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन बी। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन सी। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। ए में, बी में, सी में परसेंटेज एरर पता हो तो इस तरह से हम इनके मल्टीप्लिकेशन से जो टर्म आई है उसमें बड़े आराम से इस तरह से एरर निकाल सकते हैं।
ये तो 3 टर्म ली, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 1000 लो, फॉर्मूला तो बेटा सेम ही रहेगा। फॉर्मूला तो बेटा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सीधा सपाट सा फॉर्मूला है, कोई इसमें किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। चलो मैं इस फॉर्मूले पे तुम्हें 2 सवाल कराता हूं, सुनो तो सही बेटा, 2 आसान आसान से सवाल कराता हूं। ये बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे मास दे रखा है, इसका मास है 2 kg प्लस माइनस 0.1 kg। 2 kg तो इसका एक तरह से ट्रू वैल्यू हो गई, और ये जो 0.1 kg है ये एक्चुअली इसमें एरर है, इसमें एक्चुअल मास इसका 1.9 kg से 2.1 kg में कुछ भी हो सकता है। और इस बॉल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, हमने मेजर किया किसी तरह से एक्सेलरेशन यार, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मुझे पता लगा कि दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I don't know the exact value of the acceleration, but I can say that the acceleration of this wall is something between 9.5 to 10.5 meter per second square. सवाल है, find force on the ball। बड़ा बॉल पर फोर्स क्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर फोर्स तो ऑब्वियस बात है, मास इनटू एक्सेलरेशन, से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर तो देंगे, कर तो देंगे, लेकिन मास में भी एरर है, एक्सेलरेशन में भी एरर है, तो फोर्स के अंदर भी तो कोई ना कोई एरर आएगी, है कि नहीं? वो एरर कैसे लिखें? तो आपको देखो सर सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि हम F इज इक्वल्स टू एम तो लिख देते हैं, मास है मेरे पास 2 kg और एक्सेलरेशन है मेरे पास एक बार के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ गई 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑफ कोर्स 20 न्यूटन। लेकिन फोर्स के अंदर कोई ना कोई एरर भी आएगी, काश मैं वो एरर लिख पाऊं, वो काश मैं डेल्टा एफ लिख पाऊं तो मैं ढंग से फोर्स लिख पाऊंगा। ये तो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट फोर्स 20 न्यूटन थोड़ी है, पता नहीं कितना है। सर एरर कैसे आएगी? बड़ा सिखा तो दिया, तुम्हें पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम है, लॉग लो, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं बेटा, आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, डिफरेंशिएट करो, ये जो डेल्टा एफ लिखा है इसको, सॉरी डी एफ लिखा है, इसको डेल्टा एफ से रिप्लेस करो, ये जो डी एम लिखा हुआ है इसको डेल्टा एम से रिप्लेस करो, ये जो, अरे सॉरी बेटा यहाँ पर डी, ये जो डी ए लिखा हुआ है इसको डेल्टा ए से रिप्लेस करो। ये फॉर्मूला में याद भी था, डायरेक्ट लगा सकते थे, डेल्टा एम अपॉन एम क्या है ये? एरर इन एम अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ एम, एरर इन एम इज 0.1 kg अपॉन 2 kg, 0.1 kg अपॉन मास कितना है 2 kg, kg से kg ऑफ कोर्स कैंसिल, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए इज एरर इन ए दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.5 अपॉन 10। ये डेल्टा एफ अपन एफ आ गया, मुझे डेल्टा एफ चाहिए, डेल्टा एफ चाहिए, तो दैट इज 0.1 अपॉन 2 इंटू 0.5 अपॉन 10, एफ को ऊपर ले जाओ, एफ कितना है, कितना है, कितना है 20 न्यूटन, अरे 20 न्यूटन, तो ये तो आ गया 1 प्लस 1, बेटा चेक करना 2 न्यूटन आ गया होगा, बट मेरी कैलकुलेशन चेक करना 2 इंटू 10, बड़ा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन क्या है? ये 2 न्यूटन आया हमारे फोर्स के अंदर एरर, और हम कह सकते हैं कि अब फोर्स को लिखने का सही तरीका है 20 न्यूटन तो उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कोई ना कोई एरर, एंड वी नो दैट कि दैट एरर इज ऑफ कोर्स 2 न्यूटन्स। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर फोर्स के अंदर कितना फ्रैक्शनल एरर है, अगर पूछ लिया किसी ने फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो मैं कहूंगा फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एफ अपॉन एफ दैट कम्स आउट विद 2 अपॉन 10, बेटा सॉरी बेटा 2 अपॉन 20 दैट कम्स आउट विद 1/10। फ्रैक्शनल एरर तो हम इन दोनों को सोल्व करते तब भी बेटा आपका 1/10 ही आता।
कोई अगर मुझसे पूछे सर परसेंटेज एरर कितनी है फोर्स के अंदर, बड़ा परसेंटेज एरर इज ऑफ कोर्स डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100, सॉल्व किया दैट कम्स आउट बी 10%। फोर्स के अंदर आपके 10% की एरर आ रही। सुनना बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक टर्म है, लेट से ए, इसमें एरर है डेल्टा ए। हमारे पास कोई दूसरी टर्म है बी जिसमें कोई ना कोई एरर है, लेट से डेल्टा बी। इन दोनों के डिवीजन से एक्स आया, ए में कोई ना कोई एरर है, बी में कोई ना कोई एरर है, तो ऑफ कोर्स एक्स में भी कोई ना कोई एरर तो होगी। मैंने उसको डेल्टा एक्स लिख दिया। मुझे एरर निकालनी है। वो एरर अगर पता लग गई फिर तो फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, इस तरह की सारी बातें हम कर सकते हैं। वो बड़ी बात नहीं है, मेन बात तो ये डेल्टा एक्स निकालना है, निकाल लेंगे। दिस डेल्टा एक्स इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स। एक्स के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो डेल्टा एक्स, मुझे वो निकालनी, निकाल लेंगे बेटा, निकाल लेंगे। अरे बेटा ये प्लस माइनस, चलिए बेटा, इसको सोचने का जो आसान तरीका है वो सुनना। हालांकि हमें आखिर में फॉर्मूला याद रखना है, हमारा काम फॉर्मूले से बन जाएगा, बट फिर भी है ना, मैं एक बार आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे इसको सोचते हैं। जैसे आपने एक बार के लिए लिखा x इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। मैं जानता हूं कि ए और बी में कोई एरर है, उनको ले लेंगे एक बार, ए और बी लिख दो। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं a इंटू बी की पावर -1। दोनों तरफ लॉग ले लो, मेरे पास आ गया ln x इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। आई रियली होप कि बेटा आपको ये वाले सारे लॉग की प्रॉपर्टीज आती है। डिफरेंट अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आपको फाइनली फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। पहले बोलता हूँ, कुछ हो सकता है बड़ा वो नीट वाले बच्चे भी देखते हो वीडियोस, तो उनको बता देता हूँ, ठीक है, आपको तो याद ही करना है। ln x का डिफरेंशियल 1/x इंटू डी एक्स, ln a का डिफरेंशियल 1/a इंटू डी ए, ln b का डिफरेंशियल 1/b इंटू डी बी। अब ये डी ए क्या है? एरर इन ए। डी बी क्या है? एरर इन बी। ये डी एक्स क्या है? एरर इन एक्स। अब देखना, मुझे तो x के अंदर मैक्सिमम एरर चाहिए। मैक्सिमम एरर x में तब आएगी जब a को तो तुम ज्यादा मेजर कर लो, मतलब dA की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, और b को तुम कम मेजर कर लो। a को तुम ज्यादा मेजर करोगे और b को तुम कम मेजर करोगे, तभी तो x में एरर आपकी ज्यादा आएगी। न्यूमरेटर बड़ा सा बड़ा, डिनोमिनेटर छोटे से छोटा। b को तुमने कम मेजर किया तो db की वैल्यू बेटा क्या आएगी? नेगेटिव। तो अगर अब मैक्सिमम एरर तो उस केस में आएगी, सुनना इस बात को, मैक्सिमम एरर उस केस में आएगी जब a को मेजर करने में आपने गलती से a को ज्यादा मेजर कर लिया हो और b को मेजर करने में आपने b को कम मेजर कर लिया हो। सर मेरे पास यही काम है क्या? a ज्यादा मेजर हो गया, b कम मेजर हो गया, कुछ ढंग की बात हो ना? हाँ ढंग की बात है मेरे पास। यहां प्लस लगा ले, यहां मोड लगा दे, यहां मोड लगा दे, बात खत्म। भाई यहां माइनस होता और डीबी की वैल्यू क्या होती? नेगेटिव, तब भी यही होता। यहां माइनस लगता और डीबी की वैल्यू नेगेटिव होती, तब भी बात यही होती। तो हम कह रहे हैं, हम नहीं लगाना चाहते दिमाग यार, कौन ज्यादा हो, कौन ज्यादा, कौन कम, मैं क्यों दिमाग लगाऊं यार। मैंने तो बोल दिया यार, माइनस हटाओ, प्लस लगाओ और मोड ले लो, तब भी तो ज्यादा आएगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि error in x upon actual value of x is error in a upon actual value of a plus error in b upon actual value of b. That's it. This is fractional error in x, this is fractional error in a, this is fractional error in b. Sir percentage error चाहिए तो multiply with 100. जो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का वही फॉर्मूला आपके डिवीजन का, मोर और लेस बेटा वैसे फॉर्मूला अलग थोड़ी। बड़ा बात समझ आ गई होगी।
मैं अभी भी इस बात बोल दूं, बेटा यहाँ पर आया तो माइनस ही था, मैंने जानबूझ के प्लस लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेटा एक मैक्सिमम एरर कब होती? जब आपके ए की वैल्यू तो आती बड़ी और बी की वैल्यू आती छोटी, तो डी भी आता नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव 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 क्या बनता? पॉजिटिव। लेकिन हम केसेस ले, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फटाक से आंसर है, मोड 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 लो और मस्त रहो। आई होप बेटा काम चल जाएगा अपना। आगे चलते हैं।